चलो देख लेते हैं, दैट इज ग्लूटारिक एसिड। अब अपन ग्लूटारिक एसिड की बात करेंगे तो ग्लूटारिक एसिड में क्या होगा, उसमें दो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं। अपन ने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि ऐसे कौन से एसिड है जिनमें दो कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, ये कौन से हैं जिनमें दो NH2 ग्रुप होंगे। तो दो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर होंगे, लास्ट लेक्चर नोट्स मैंने वो नहीं किए, मतलब सेव नहीं किए थे। तो तुम लोग लिखते भी तो हो, मतलब क्यों परेशान रहते हो कि लास्ट लेक्चर नोट ये नहीं किया आपने। तो तुम लोग लिख भी तो रहे हो यार। कितनी देर तो तुम लोग कहते हो रुको 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 हम लिखेंगे, उसके बाद फिर कहते हैं नोट्स भी शेयर कर दो, है ना। तो लिखो भी अब, चल कोई बात नहीं, अब मतलब लास्ट टाइम में नहीं कर पाया शेयर। हाँ, चलो शुरू करते हैं। तो अगर मान ले अपने पास ऐसे गिवन है, दिस इज ग्लूटारिक एसिड, इसमें दो NH2, इसका pK1 मुझे क्या है 2.19 होता है, 2 लिख लेता हूँ। इसके लिए pK2 गिवन है मुझे, सपोज ये तो अपने पास 9.1 हो जाएगा, और इसको 9 ही लिख लेंगे चलेगा। इसके लिए pK गिवन है अपन को 4.2 गिवन है अपन को, थोड़ा कम एसिडिक होगा, पीछे में प्लस इफेक्ट आ गया ना, सो 4.2 आ गया। ये pK3। जब हमें किसी का पीआई कैलकुलेट करना है, पहले तो अपन से दो क्वेश्चन पूछ सकते हैं इसमें। एक तो होगा कि ज़ेट्राइन बनाओ इसका, और दूसरा होगा कि आप उसका पीआई कैलकुलेट करो। सो इन एसिडिक मीडियम it will exist as, तो एसिडिक मीडियम में ऐसे होगा, ठीक है। एसिडिक मीडियम में ये ऐसे होगा, और अब हम क्या करेंगे, एसिडिक मीडियम में ले लेते हैं इसको, और एसिडिक मीडियम में इसका पीएच जो होगा दैट विल बी अराउंड 1 होगा इसका पीएच। और जब अपन इसमें थोड़ा बेस ऐड करेंगे, तो बेस ऐड करने से पहले इन तीनों में से कौन रिएक्ट करेगा, जिसका पीके वैल्यू सबसे कम होगा, ये रिएक्ट करेगा। तो अपन को ये मिलेगा, क्योंकि वो मोस्ट एसिडिक है ना, जिसका पीके वैल्यू कम होता है वो एसिडिक सबसे ज्यादा होता है। इधर NH2 लिखते हैं अपन, NH3 लिखेंगे अपन पॉजिटिव चार्ज, और ये रिएक्ट करेगा बेस के साथ सबसे पहले, तो ये प्रोटॉन रिएक्ट करेगा, विल गेट दिस। अब इसको इक्विलिब्रियम में फिर और बेस ऐड करते हैं थोड़ा। अब इन दोनों में से कौन रिएक्ट करेगा, तो जिसका पीके छोटा होगा, इसका पीके छोटा है इससे, तो वो रिएक्ट करेगा। तो अपन करेंगे ये अब ऐसे बना देगा, फिर CH2 होल ट्वाइस NH CHNH CHNH3, और इस पे पॉजिटिव चार्ज और CO नेगेटिव चार्ज। और उसके बाद फिर अपन बेसिक मीडियम में पढ़ेंगे, तो विल गेट लाइक दिस। बेसिक मीडियम में अगेन विल हैव कि भाई नेगेटिव चार्ज है, ये तो ऐसे पहले ही बन गया था, और ये CH2 होगा, होल ट्वाइस होगा, CH होगा। अब ये रिएक्ट करेगा तो NH2 बन जाएगा और CO नेगेटिव बन जाएगा। ये अपन ने पहले, अपन को जब भी अपन को कैलकुलेट करना है, अगर पीआई कैलकुलेट करना है या ज़ोट्राइन बताना है, तो अपन ऐसे करेंगे। जो भी अमीनो एसिड हमारे पास होगा उसमें अपन एसिड ऐड कर देंगे, एसिडिक मीडियम में सारे बेसिक साइड जो होंगे वो एसिडिक साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये तो एसिडिक साइड पहले से है, तो अपन ने ऐसे बना दिया। अब आप क्या करो, इनके चार्ज लिख लो। इसमें ओवरऑल चार्ज +1 है, इसमें ओवरऑल चार्ज 0 है, इसमें ओवरऑल चार्ज -1 है क्योंकि -2 है +1 है, और इसमें ओवरऑल चार्ज -2। अब आप ये देख लो कि इन सब में किसका चार्ज 0 है, इसका, तो यही ज़ोट्राइन है। जिसमें चार्ज 0 होगा दैट्स व्हाई इट इज अ ज़ोट्राइन। तो इसका ज़ोट्राइन क्या होगा, ये वाला होगा। अब ऐसे नहीं करना कि इधर की जगह इधर नेगेटिव चार्ज लिख देंगे तब भी तो एक प्लस माइनस होगा, नहीं, इसी पे नेगेटिव चार्ज लिखना पड़ेगा और इस पे पॉजिटिव चार्ज, तो वो ज़ोट्राइन। जो ज़ोट्राइन होगा ना अपने पास, जहां चार्ज 0 होगा, उस ज़ोट्राइन से अगर इसे प्रोटॉन देना है तो ये प्रोटॉन देगा तो इधर जाएगा, और प्रोटॉन लेगा तो इधर जाएगा। अगर अपन इसको प्रोटॉन देंगे तो इधर जाएगा, और प्रोटॉन लेंगे तो इधर जाएगा। तो जब यहां से यहां रिएक्ट करवाया था अपन ने, तो अपन ने pK1 को यूज किया था, तो यहां पर अपन ने pK1 को यूज किया।
जब यहां से यहां रिएक्ट करवाया बेस के साथ तो हमने pk2 यूज किया, नहीं pk3 यूज किया, और जब यहां से यहां रिएक्ट करवाया तो हमने pk2 यूज किया, ये वाला, फिर pk2 यूज किया। जो ज़ोट्राइन होता है ना, जब वो प्रोटॉन देगा और प्रोटॉन लेगा, दैट इज कॉल्ड एम्फोप्रोटिकाइन ना, तो एम्फोप्रोटिक है तो इन दोनों के एवरेज ही पीआई होगा। सो पीआई विल बी इक्वल टू, या पीएच विल बी इक्वल टू, दैट इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, दैट विल बी एवरेज ऑफ pk1 प्लस pk3। आपको उन pk का एवरेज लेना है जिससे वो प्रोटॉन देगा और जिस pk से वो प्रोटॉन लेगा, और डिवाइड बाय 1/2, दिस विल बी द ज़ोट्राइन, दिस विल बी द पीआई फॉर द ज़ोट्राइन। सो अपन लिखेंगे दैट इज 2.2 plus 4.2 divide by 2, so that will be equal to, ये 6.4 है, so 3.2, this will be the PI for the solution। कैसे कैलकुलेट करना है, जो भी अपन को अमीनो एसिड आप दोगे मैं उसे एसिडिक मीडियम में लिख लूंगा, और एसिडिक मीडियम में फिर मैं बेस ऐड करके, अब मुझे पता रहेगा इन वैल्यूज से कि पहले कौन रिएक्ट करेगा, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ pKa मोर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ, तो बेस से पहले वो रिएक्ट करेगा जिसका pK सबसे छोटा होगा, ठीक है। तो एक एग्जांपल तुम लिख के बताओगे, मैं लाइसिन ले लेता हूं, ठीक है ना। लाइसिन में 2 NH2 होते हैं, अभी 2 NH2 होंगे तो इट विल बी लाइक दिस, NH2 CH2 CH2, 4 CH2 होंगे लाइसिन में, फिर CH NH2 और COH, ये उसका स्ट्रक्चर है लाइसिन का। बाद में अपन इसको कंडेंस कर देंगे, जैसे इसमें CH2 वोल्टाइज किया था ना अपन ने, वैसे उसको भी कंडेंस कर देंगे, ये होता है। इसका pK1 गिवन होगा मुझे, दैट इज 2.19 होता है, 2.12 लिख लेते हैं। इसके लिए अपन pK लिख लेते हैं, दैट इज pK2 कर देता हूँ, दैट इज 8.8, और इसका pK लिख देता हूँ, दैट इज pK3 कर लेते हैं अपन इसे 8 दैट इज 9.2, ये pK है। Again the same way we'll write that in acidic medium it exists as acidic medium, it exists as, आप लिख लो यहाँ पर एसिडिक मीडियम में कैसे एग्जिस्ट करेगा, NH3 पॉजिटिव चार्ज आएगा और CH2 होल 4 हो जाएगा, अपन ने कंडेंस कर देते हैं उसको, और फिर उसके बाद अपन CH लिख लेते हैं, NH3 लिख लेते हैं क्योंकि मीडियम एसिडिक है, और इधर COH। अब आप इसको बेस ऐड करो इसमें, जब आप OH माइनस ऐड करोगे तो सबसे कम किसके लिए होगा, अब तुम लोग कैलकुलेट करो और मुझे पीआई कैलकुलेट करके बताओ, थोड़ा जल्दी से पीआई कैलकुलेट करके बताओ आप मुझे, अब तुम लोग कैलकुलेट करो और पीआई कैलकुलेट करके बताओ मुझे। तो ट्रेंड बनाओ और कैलकुलेट करो। आ गया पीआई, ठीक है, पीआई ठीक है, पहले रिएक्ट करेगा ये वाला, तो अपने पास ऐसे आया, पहले तो ये रिएक्ट करेगा उसके बाद ये रिएक्ट करेगा, इन दोनों में से छोटा किसके लिए होगा पीके, इसके लिए तो पहले ये रिएक्ट करेगा, ये NH2 बनेगा,
होल 4 लिखेंगे प्लस फिर इसमें NH3 पॉजिटिव लिखूंगा और CO नेगेटिव लिखूंगा। उसके बाद फिर वो से रिएक्ट करूंगा तो आई विल गेट लाइक दिस इन द बेसिक मीडियम। अब बेसिक मीडियम में जनरली इनके पीएच जो है वो 14 के आसपास होता है ना। जो बेसिक मीडियम होता है उनके पीएच जो है 14 के, मतलब इसका पीएच जो होगा ना, दिस पीएच विल बी अराउंड 14 फॉर दिस। इसके लिए पीएच जो होता है दैट इज अराउंड 1, ठीक है ना। और जोट्राइन पे जो पीएच है वो अपन ने कैलकुलेट किया था, ये 3.2 होगा। अब विल राइट दैट, इसमें अगर अपन चेक करेंगे तो यहां पर अपन चेक कर लेंगे। इसमें टोटल चार्ज +2 है, इसमें टोटल चार्ज +1 है, इसमें 0 चार्ज है, और 0 चार्ज होगा तो यही जोट्राइन होगा, ठीक है। और इसमें चार्ज -1 है। तो यहां पर अपन ने pk1 यूज किया था, यहां पर अपन ने pk2 यूज किया है, और यहां पर अपन ने pk3 यूज किया है। तो रे अपन को एवरेज लेना है, सो pi विल बी इक्वल टू pk2 प्लस pk3 इन दिस केस, है ना, डिवाइड बाय 2, सो इट विल बी 8.8 प्लस 9.2 डिवाइड बाय 2, आंसर इज कमिंग आउट टू बी ये अपना आंसर है। और जोट्राइन भी बना दिया अपन ने, ठीक है, कैसे बनता है जोट्राइन। अब इसमें अपन से दूसरा टाइप का क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊं या रुकना है? रुक जाते हैं। डन, चलो भाई नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। वैसे कुछ ऐसा था नहीं इसमें ज्यादा, तो बनने अपन को क्वेश्चन में पूछते हैं ऐसे, मतलब एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट एज, फॉलोइंग कैन एग्जिस्ट एज, कैन एग्जिस्ट एज अ डाइपोलर आयन, दैट इज जोट्राइन, ठीक है। तो एक तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब ऑप्शंस बना रहा हूँ मैं, 4-5 ऑप्शन बना देता हूँ। सो मेरे पास एक कैसे गिवन है, बी ऑप्शन ऐसे बना देता हूँ, सी ऑप्शन ऐसे बना देता हूँ, डी ऑप्शन ऐसे बना सकता हूँ, ई ऑप्शन भी बना सकता हूँ, एफ ऑप्शन बना लेता हूँ। मेरे ख्याल से काफी है, मतलब अपन को। अब मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिख लेगा, टू एग्जिस्ट एज अ जोट्राइन, एग्जिस्ट एज जोट्राइन, the amines must have हाई बेसिक स्ट्रेंथ, मतलब ज्यादा होना चाहिए उसका बेसिक स्ट्रेंथ, थोड़ा ज्यादा होना चाहिए। तो बेसिक स्ट्रेंथ थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, तो बताओ भाई कैसे करो, कैसे कर सकते हैं। एलिफेटिक वाला तो काफी ज्यादा बेसिक होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एलिफेटिक वाला तो बेसिक होगा, सो वी कैन से दैट ये तो होगा। बी वाले में ये भी एलिफेटिक है और ये भी एलिफेटिक है। इस वाले में ये एरोमेटिक होने की वजह से डीलोकलाइजेशन होगा, तो नहीं होगा, फिर ये नहीं होगा। बट इसमें ये एलिफेटिक होगा तो डीलोकलाइज नहीं हो पाएगा, ये भी होगा।
इसमें फिर ये एरोमेटिक है इसलिए नहीं, बट ये हो जाएगा। नो डाउट ये एरोमेटिक है, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये कितना भी वीक हो, प्रोटॉन तो एक्सेप्ट करेंगे। ये वीक एसिड था और ये वीक बेस हो गया, क्योंकि एरोमेटिक अमाइंस आर वीकर बेस। ये थोड़ा सा वीक एसिड होगा ना, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ज्यादा प्रोटॉन थोड़ी देने वाला है, 10% के आसपास डिसोसिएट होता है। लेकिन ये डिलोकलाइज होने की वजह से काफी कम हो जाए। लेकिन यहाँ काफी कम तो है, लेकिन वो H2SO4 है ना, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसलिए अपन या तो एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो, है ना, या तो एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा हो तो अपन बता देंगे कि भाई डाइपोलर आयन एग्जिस्ट कर लेगा। और अगर एसिडिक स्ट्रेंथ कम है तो फिर इसको डिलोकलाइज नहीं होना चाहिए अमाइंस पे, जो लोन पेयर है। तो अगर ये डिलोकलाइज्ड है तो उसमें लोन पेयर विल बी इन रेजोनेंस फिनोमेना, तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, तो वो प्रोटॉन इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। तो लोन पेयर को डिलोकलाइज नहीं होना चाहिए। लोन पेयर ऑन नाइट्रोजन एन एटम ना must not be delocalized, वो डिलोकलाइज नहीं होना चाहिए, तो फिर अपना काम। ठीक है, एक तो उस टाइप से। अब किसी को डाउट है तो बोलो। एफ वाले में एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड। अब बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है तो कितना भी वीक बेस ऐड करो क्या फर्क पड़ेगा। भाई अपन ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास बोरिक एसिड है, ये HCN से रिएक्ट नहीं करेगा, ये अपन कहेंगे वीक बेस ले लेते हैं, कोई अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम बोरेट नहीं बनेगा। लेकिन अगर मैं इसको NaOH से रिएक्ट करूं तो हाँ, फिर तो रिएक्ट कर ही लेगा, कितना भी वीक ऐड करो NaOH रिएक्ट करेगा। तो वो डिपेंड करता है कि कोई दोनों में से मतलब एक एसिड है वीक एसिड, तो अगर वीक बेस भी है तो शायद दोनों रिएक्ट ना करें, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो ये कितना भी वीक एसिड हो रिएक्ट तो कर ही जाएगा। ये रिएक्शन नहीं होगा, ये तो 100% है। तो बिल्कुल वैसे ही भाई, इसको प्रोटॉन देना है, इसको प्रोटॉन लेना है, ये प्रोटॉन कम देगा और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन अगर ये प्रोटॉन बहुत ज्यादा देगा, कितना भी वीक हो रिएक्शन तो करेगा, लाइक दैट। अब अपन बात करेंगे हाइड्रोलिसिस की। सो हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन्स, proteins have, so proteins have amide linkage, जो पेप्टाइड में अपन ने बनाया था वही लिंकेज की बात कर रहा हूं जो पेप्टाइड में अपन ने बनाया था। सो प्रोटीन्स हैव amide linkage which breaks on hydrolysis, breaks on hydrolysis। तो हाइड्रोलिसिस में ब्रेक हो जाएगा। तो वी नो दैट अगर अपने पास एन टर्मिनल है और फिर अपन कोई प्रोटीन लिख लें, अगर अपन इस टाइप से NH और फिर CHR और C डबल बॉन्ड हो, इस टाइप से NH और फिर ये बाकी अपन लिख सकते हैं। तो मैं जब भी टर्मिनेट करूंगा, लास्ट टाइम भी बताया था मैंने कि C टर्मिनल पे राइट हैंड साइड पे C पे टर्मिनेट करो और लेफ्ट हैंड साइड पे N पे टर्मिनेट करो। जब अपन हाइड्रोलिसिस करेंगे ना तो ये बॉन्ड ब्रेक होंगे, इधर OH लिखेंगे, इधर अपन इधर H, डिपेंडिंग ऑन द R ग्रुप, वहां पर नाम भी होगा एक उसका कि भाई कौन सा हाइड्रोलिसिस किया आपने। अब अगर मान लो मेरे पास एक एग्जांपल लेता हूं,
मेरे पास मैं एक चेन है जिसमें ये ऐसे एलानाइन है, हिस्टाडाइन है, ग्लाइसाइन है, ग्लाइसाइन है, ठीक है, वेलाइन है, ठीक है, फिनाइल एलानाइन है। तो इस टाइप से अपन को गिवन है कोई मतलब अमाइनो एसिड। हिस्टाडाइन शायद यूज ना करें, इस पे मैं उसको हटा लेता हूँ, वो नहीं करेंगे अपन तो पूछने में, क्योंकि वो जो देंगे अपन को थोड़ा इजी देंगे। अब वो कहेंगे कि इसका हाइड्रोलिसिस करें। अगर अपन इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो अपन कहेंगे हम तो सभी को सेपरेट कर सकते हैं, इनमें से अलग अलग सबको कर देंगे। अज्यूम कर लेते हैं मैंने यहां से हाइड्रोलिसिस किया, तो जो आप प्रोडक्ट लिखोगे हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट, उसको लिखने का तरीका होगा, आप एलेनाइन लिखो, आप प्रोलाइन लिखो, आप ग्लाइसिन लिखो, और इसके बाद आपने हाइड्रोलिसिस किया, तो जब आप वापस ये वाला पार्ट लिखोगे तो आपको वापस ग्लाइसिन लिखना पड़ेगा। ग्लाइसिन लिखो, वेलाइन लिखो और फिनाइल। मतलब जहां आप हाइड्रोलिसिस करोगे ना, तो उनको 2 बार रिपीट करना होगा। मतलब ये 2 बार रिपीट होने का मतलब, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, ऐसे भी लिख सकता हूं, एल्नाइन लिखो आप, प्रोलाइन लिखो आप, क्योंकि इधर से भी हाइड्रोलिसिस लिख सकता हूं मैं, ग्लाइसिन लिखो आप, वेलाइन लिखो आप, और फिर आप वेलाइन से शुरू करो। तो वेलाइन से शुरू करोगे तो विल गेट लाइक दिस कि भाई अपन ये फिनाइल एल्नाइन लिखा। तो इसका मतलब है कि आपने जो हाइड्रोलिसिस किया है, उन दोनों में से, इन दोनों में से किसी एक को लिखेंगे अपन, तो चेन अपन से पूछेंगे बताओ हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ये है, बताओ ये क्या रहा होगा, आपका प्रोटीन क्या था। तो अपन कहेंगे जो आपने इसमें जो रिपीट किया है ना, उस रिपीटिशन में से किसी एक को हटा दो और ज्वाइन कर दो। तो ये जो है ना, बार बार जो 2 बार लिखेंगे अपन, एक बार एंडिंग टाइम पे और एक बार स्टार्टिंग टाइम पे, तो इसका मतलब आपने जो हाइड्रोलिसिस किया है वो ग्लाइसिन से किया है, आपने जो हाइड्रोलिसिस किया है वो वेलेनाइन से किया। तो वेलाइन से अगर अपन करेंगे तो एक कोई वेलाइन लिखेंगे और बाकी चेन बना देंगे, विल गेट दिस। तो हाइड्रोलिसिस में आप जहां से भी हाइड्रोलिसिस करोगे, उसको उसी को एंडिंग में भी बताना होगा, उसी से स्टार्टिंग भी करनी होगी आपको, वो आपको ऐसे बताना होता है। ये तरीका होता है मतलब हाइड्रोलिसिस दिखाने का। अब मिलियंस ऑफ, मतलब उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, तो अपन बता सकते हैं कि भाई, अब ये ऐसा इसलिए कि हमें एन टर्मिनल और सी टर्मिनल बताना होता है। इसमें सी टर्मिनल पे एंड करोगे, इसका एन टर्मिनल लिख के आगे शुरू करोगे, वो इसलिए अपन को वैसे बताना होता है, सी टर्मिनल और एन टर्मिनल। तो जब अपन यहां से ब्रेक करेंगे तो वो सी टर्मिनल आएगा, और जब यहां से ब्रेक करोगे तो आपको बताना पड़ेगा कि उसी का एन टर्मिनल से आपने ग्लाइसिन शुरू किया, क्योंकि आप लेफ्ट हैंड साइड पे वो नहीं लिख सकते ना, है ना। क्वेश्चन में बताएंगे वो अपन को कि कहां से ब्रेक करना है, या क्वेश्चन में ऐसे देंगे और पूछेंगे कि बताओ हाइड्रोलिसिस से क्या बना। हो सकता है वो 3 बार हाइड्रोलाइज करता है ऐसे, मतलब इसको ऐसे लिख दे वो, बताओ मतलब कि हाइड्रोलिसिस से ये बनता है, मतलब वो ऐसे कर ले। मतलब वो अपन से कहें कि देखो भाई, मतलब हाइड्रोलिसिस से एक प्रोटीन है, उसके हाइड्रोलिसिस से ये बनता है, तो बताओ प्रोटीन क्या रहा होगा। तो अपन कहेंगे सर आपने 2 बार रिपीटिशन किया है, एक बार प्रोलाइन का भी किया और एक बार वेलाइन का भी किया, तो इन दोनों वेलाइन को जोड़ेंगे और इन दोनों प्रोलाइन को जोड़ेंगे, तो अपन को पता चल जाएगा कि कैसे बना। समझ गया ना। प्रोलाइन प्रोलाइन आपने शुरू किया, बस इसको आपने रिवर्स लिख दिया, उल्टा लिख दिया, इसको यहाँ लिखते और वेलाइन सामने होना चाहिए था, तो थोड़ा इधर उधर मिक्स कर देंगे ताकि अपन कंफ्यूज हो जाए कि पता नहीं किसको कहाँ, सर तो कह रहे थे एकदम शुरू होगा, तो वेलाइन है ना इधर, तो अपन वेलाइन वेलाइन को जोड़ देंगे, मतलब ग्लाइसिन को वेलाइन से जोड़ के और फिर फिनाइल एलानाइन लिख देंगे। और प्रोलाइन के बाद अपन को पता है ये दोनों प्रोलाइन कॉमन है, तो किसी एक को लिख के और ग्लाइसिन से ज्वाइन कर देंगे, तो ऐसे भी लिख लें, तो ऐसे भी हो सकता है। तो हाइड्रोलिसिस में मे भी पॉसिबल अपन से ऐसा। सबको समझ में आया। अब एक दूसरा तरीके से भी हाइड्रोलिसिस पूछ सकते हैं अपन से। हाइड्रोलिसिस में एक तो ऐसा पूछ सकते हैं अपन से, दूसरा अपन से पूछ सकते हैं, कोई क्वेश्चन दे देंगे न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन कि अपन को गिवन है
suppose a polypeptide of molecular weight 4000 is hydrolyzed to form a monopeptide each of molecular weight 400 grams. Calculate the number of water molecule. Number of water molecule required for hydrolysis. For hydrolysis. ऐसे पूछ सकते हैं. तो we'll write that कि भाई ठीक है, इसमें मतलब इंटीजर टाइप ऐसे कुछ बना देते हैं, कुछ ना कुछ बना देंगे वैसे कि बताओ क्या मतलब कितने चाहिए, तो बताओ भाई कितने होने चाहिए, कितना नंबर्स यूज करेंगे. तो पर क्वेश्चन तो बड़ा इजी है, आंसर बिल्कुल नहीं. आपने कितने 10 लिए होंगे ना, ईच ऑफ ये बन रहे हैं तो मतलब 10 थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ना, 10 होंगे. तो ठीक है, कितना अपन को रिक्वायर्ड है हाइड्रोलिसिस के लिए वाटर, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेपरेट कर दिया हाइड्रोलिसिस, 9 वाटर मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड. ओके, अब बकवास क्वेश्चन था काम का ऐसे, और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इंटीजर टाइप में अगर बायोमॉलिक्यूल से आएंगे तो. ये भी जेई में आया हुआ है जो मैंने तुम्हें बताया है ना. अब मेंस में वो क्या करते हैं ना कि अब ये तो अपन ने थोड़ा सा हाइड्रोलिसिस की बात की, इजोट्राइन की बात की, अब वो पीआई वगैरह भी पूछ सकते हैं अपन से. मैंने पीआई मतलब पीएच है, पीआई मतलब पीएच बताया आपको, जो अपन ने पीआई कैलकुलेट किया मतलब पीएच है, मैं इसको पीएच भी लिख सकता हूँ. तो अगर पीओएच पूछेंगे तो इसको 14 से माइनस करके और पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है. तो वो ध्यान देना कि पीआई मतलब पीएच है, और अगर पीओएच पूछा तो अपन को पता है क्या करना है. अब स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, अब प्रोटीन का स्ट्रक्चर जो होता है वो मतलब डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं. एक तो होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. दूसरा होगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. थर्ड टर्शरी स्ट्रक्चर, और फोर्थ होता है दैट इज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर. प्राइमरी स्ट्रक्चर का मतलब होता है दैट इज लीनियर चेन, लीनियर चेन ऑफ प्रोटीन. और सेकेंडरी मतलब ये लीनियर चेन जो है वो थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से फोल्ड कॉइल्ड हो जाएगा. सो इट गेट्स कॉइल्ड है, कॉइल्ड ड्यू टू एच बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो दो टाइप से हो जाएगा, एक अल्फा हेलिक्स होता है, एक बीटा हेलिक्स हो जाएगा, हेलिक्स शेप. टर्शियरी स्ट्रक्चर में it gets coiled and folded, और quaternary structure में that is मतलब more than one ring, more than one chain gets coiled and folded. ठीक है, इनको अपन कहते हैं 3D प्रोटीन्स, मतलब वो 3 डायमेंशनल प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स होते हैं. प्राइमरी स्ट्रक्चर में वी कैन राइट लाइक दिस. आप
एन से शुरू करो, एन टर्मिनल, और आर की जगह मतलब वो ऐसे डॉट लगा देंगे, वो ज्यादा ऐसे लिखते नहीं है, मतलब अपन बस रिप्रेजेंट कर देंगे, ये NH हो गया, और फिर वो CH और R की जगह एक डॉट टाइप लगा देंगे ऐसे, डबल बॉन्ड हो, फिर NH और इस टाइप से अपन ने स्ट्रक्चर बना दिया, दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। तो CHR C डबल बॉन्ड। तो एग्जांपल में अपन लिख सकते हैं इंसुलिन वगैरह, ठीक है ना, इंसुलिन कैन बी द एग्जांपल फॉर दिस। सेकेंडरी स्ट्रक्चर में वी कैन राइट दैट, है ना, ठीक है। तो इसमें अपन कहेंगे दैट इज, एक दो टाइप से हो जाएंगे, एक तो अल्फा हेलिक्स हो जाएगा, अल्फा हेलिक्स वो ऐसे कॉइल्ड शेप में हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। तो वो कॉइल्ड शेप ऐसे आ जाता है, इनमें ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, मतलब थोड़ा सा बड़ा बना दूंगा तो मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग शायद दिखा भी पाऊंगा, और थोड़ा और बड़ा बना देते हैं ऐसे। तो इधर NH और C डबल बॉन्डों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाता है, ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। कैसे अपन देख लेते हैं, जैसे ये बना है ना अपन ने, तो नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन, बीच में ये CH हो गया, जो भी पार्ट होगा वो पार्ट हो गया। फिर अपन कहते हैं डबल बॉन्ड O बन जाएगा, फिर अपन कहते हैं भाई फिर NH बना देता हूँ, फिर वो CHR वाला पार्ट ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट कर देंगे अपन, फिर ऐसे बना देंगे। तो इसमें ना इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा, हाइड्रोजन और C डबल बॉन्ड, इन दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगा, इसकी वजह से ये कॉइल्ड अप हो जाएगा, ऐसे कॉइल्ड शेप में हो जाएगा, ऐसे वो कॉइल्ड शेप। तो इसमें मतलब NH और इसका C डबल बॉन्ड, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, उसकी वजह से वो कॉइल्ड अप हो जाता है। एंड जैसे हेयर्स वगैरह है अपने, जो कैराटिन, एग्जांपल के लिए अपन लिख सकते हैं कैराटिन, कैराटिन दैट इज हेयर्स वगैरह में कैराटिन होता है, तो उसकी वजह से ये शेप आता है। दूसरा अपन लिख सकते हैं दैट इज बीटा हेलिक्स टाइप। बीटा हेलिक्स अगर होगा तो जो नेल्स वगैरह होते हैं वो बीटा हेलिक्स होता है। तो इसमें ना ये बीटा हेलिक्स जो होता है वो शीट शेप होता है, शीट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो उसमें भी अपन ऐसे बना लेंगे, भाई N और H बना देते हैं, C डबल बॉन्ड बना देते हैं, फिर N और H बना दूंगा, फिर C डबल बॉन्ड बना दूंगा, N और H बना दूंगा, और C डबल बॉन्ड। इधर भी मैं ऐसे बना लूंगा भाई, C, ये ऑक्सीजन है, डबल बॉन्ड C इधर ऐसे हो गया, और फिर मैं इसको ऐसे कर दूंगा, दैट इज N और H कर दूंगा, और C डबल बॉन्ड, N और H कर लेंगे और C डबल बॉन्ड, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो नाइट्रोजन और ये जो नाइट्रोजन और कार्बन होता है ना, इनके बीच में एक वो ग्रुप भी होगा, नो डाउट, वो अपन ने याद रखी, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं नाइट्रोजन और उसके बीच में ऐसे बना सकते हैं नाइट्रोजन और उसके बीच में, ठीक है। तो बता दिया अपन ने कि भाई ऐसे आपको बनाना है, ये बता दिया। तो ये शीट लाइक स्ट्रक्चर हो जाएंगे, जैसे नेल्स वगैरह होता है अपने बॉडी बना, नेल्स इन बॉडी में, दैट इज ऑफ लाइक सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। डॉट रिप्रेजेंट मतलब बताया तो था ऐसे, ये डॉट का मतलब, इसकी जगह मैं डॉट लिख रहा हूँ, इसकी जगह पर डॉट, ठीक है ना। तो वो अपन स्ट्रक्चर, दिस बीटा हेलिक्स शीट लाइक स्ट्रक्चर। सो मोस्टली अपन से ये कहेंगे कि भाई बताओ शीट लाइक स्ट्रक्चर किसका होता है, बीटा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स, ऐसे लिखेंगे और पूछेंगे अपन का ऑब्जेक्ट,
टर्शरी स्ट्रक्चर में अपन कहेंगे फाइब्रस प्रोटीन हो जाएगा, ग्लोबुलर प्रोटीन हो जाएगा, जल्दी करो भाई। चलो बस, मतलब नेक्स्ट है अपन टर्शरी स्ट्रक्चर। अभी टर्शरी स्ट्रक्चर में अपन कहेंगे और मतलब राइट दैट इज टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर में विल राइट दैट जैसे मतलब अब ऐसे फोल्ड भी होगा और वो ना ऐसे भी हो जाएगा, ऐसे भी फोल्ड हो जाएगा, मतलब फोल्डेड भी हो जाएगा। तो टर्शरी स्ट्रक्चर में अपन लिखते हैं फाइब्रस प्रोटीन। जो फाइबर्स होते हैं ना, जैसे मतलब प्रोटीन्स जो फाइबर्स के फॉर्म में मिलते हैं, दे विल बी द टर्शरी स्ट्रक्चर। ये ग्लोबुलर प्रोटीन होता है, ये मतलब टर्शरी स्ट्रक्चर। और ग्लोबुलर प्रोटीन तो अपन को पता है, वो एग्स में ना यल्क जो होता है ना उसमें होता है ना, ये प्रोटीन तो अपन को मिल सकता है इसमें। और फाइबर्स प्रोटीन जनरली अपन को ना जो मतलब वेज फॉर्म होता है ना उससे मिल जाता है, फाइबर्स जो होता है, जैसे अपन मतलब प्रोटीन्स फ्रॉम ऑरेंज, फाइबर्स जो मिलेंगे ना जिनमें फाइबर रिच रिच फाइबर्स होते हैं। तो जैसे अपन कहेंगे नट्स वगैरह, उनसे अपन को काफी अच्छा फाइबर प्रोटीन मिलता है। तो ये फाइबर प्रोटीन्स है। फिर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में, अभी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में क्या होता है ना कि जैसे अब ये एक दो ऐसे है, इसके साथ एक और कॉइल्ड हो जाए, मतलब दो तीन मिलके कॉइल्ड हो जाता है, इसके साथ एक और होगा उस टाइप के, मतलब ये स्ट्रक्चर जो होते हैं जब और भी ज्यादा फोल्ड हो जाएंगे और कॉइल्ड अप हो जाएंगे, एक से ज्यादा चेन उनके आपस में भी थोड़ा सा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा, तो अपन उनको बोलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स। और एग्जांपल के लिए अपन हीमोग्लोबिन लिख सकते हैं, इसके लिए एग्जांपल्स, इसके लिए एग्जांपल्स, तो एग्जांपल्स विल बी इंपॉर्टेंट फॉर अस। थोड़ा सा प्रीवियस पेज के लिए कोई बोल रहा है, एक बार थोड़ा सा दिखा देते हैं उसे, ये लो भाई जल्दी करो। ठीक है, तो इस टाइप से भी अपन को, ठीक है। अब यू गॉट इट ना, मतलब ऐसे थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं। अब इसमें अपन को एक बात मतलब ज्यादा ध्यान देनी है, जो अपन से पूछ सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स। सो फैक्टर्स अफेक्टिंग द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टेबिलिटी। व्हाट आर द फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी? इंसुलिन तो अपन ने पहले ही लिख लिया था, इसमें ही बता दिया इंसुलिन, है ना। अब ये सीक्वेंस में से मतलब अपन को बायोलॉजी में नहीं जाना चाहता, हमें स्ट्रक्चर तक ही रहना। अगर कोई भी प्रोटीन का सीक्वेंस मिस होता है तो प्राइमरी स्ट्रक्चर उसमें अपन को फिर बीमारी हो जाएगी, जिसको अपन कहते हैं सिकल सेल एनीमिया, लाइक दैट, वो सब नहीं जाना अपन को, वो नहीं पढ़ना, राइट ना। अपन तो सिर्फ बस अपन को ये है कि भाई बायो मतलब आप बता दो क्या करना है हमको, बस थोड़ा बहुत। तो मैं भी बहुत लिमिटेड पढ़ा रहा हूँ कि भाई अपन लिमिटेड में पढ़ेंगे काफी ज्यादा। अब जो फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है ना दो, तो जैसे दो प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे अपन कहेंगे, हाँ इसका एग्जांपल जो है ना जैसे शीट लाइक है, इसमें अपन स्किन भी लिख सकते हैं, स्किन भी शीट लाइक में आता है।
तो अपन कहेंगे जैसे दो प्रोटीन चेन है, तो इनके बीच में बताओ, ये भी एक प्रोटीन ऐसे बड़ा सा चेन होता है जैसे अपन ने बना रखे हैं, तो इनमें क्या क्या फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो अपन कहेंगे एक तो होता है वन डर वाल फोर्सेस, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, एक तो होता है वन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ऐसे ना, जैसे NH4 है, ये भी हाइड्रोफोबिक पार्ट है और इधर भी हाइड्रोफोबिक पार्ट है, तो इनके बीच में वन डर वाल फोर्स होता है और सरफेस एरिया की वजह से। दूसरा फैक्टर हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात करेंगे तो अपन कहेंगे ठीक है, इसके बीच में और इसके बीच में हाइड्रोजन, ये H बॉन्ड है ना। थर्ड वी कैन राइट दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। सर इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन कहां से आ गया? ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो एक्चुअली व्हाट हैपन ना, अपन कहेंगे ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं, डाइपोलर आयन जैसे। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर NH3 पॉजिटिव है और ये है तो इनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। थर्ड वन, राइट। और क्या होगा, तो और कहेंगे अपन फोर्थ हो सकता है सल्फर सल्फर, जो सल्फर सल्फर बॉन्ड होगा ना, तो द सल्फर सल्फर बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड, और ये अपन ऐसे बता देंगे कि भाई दोनों सल्फर सल्फर बॉन्ड से भी आपस में अटैच्ड होते हैं, जैसे स्किन होता है। मैंने आपको बताया था सल्फर उनमें होता है जो बाई प्रोडक्ट जैसे बनते हैं अमीनो एसिड्स, ठीक है ना। तो एक्चुअली एज के साथ जब ज्यादा एज हो जाता है ना, तो सल्फर सल्फर बॉन्ड बनना बंद हो जाता है। जब ये बनना बंद हो जाते हैं तो स्किन वगैरह जो है वो लूज हो जाता है। तो मतलब पहले तो ग्लो करता है क्योंकि सल्फर सल्फर बॉन्ड बनते रहते हैं, तो अच्छा दिखता है। बाद में फिर वो सल्फर सल्फर बॉन्ड बनना बंद हो जाते हैं, तो उस केस में वो फिर ऐसे, राइट। तो दीज आर द फोर फैक्टर्स ऑन व्हिच इट विल डिपेंड। चार फैक्टर्स हैं जिन पे स्टेबिलिटी ऑफ प्रोटीन डिपेंड। तो द मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ प्रोटीन, most stable state of protein is called, the most stable state of protein है, stable state of protein जैसे वो एग्जिस्ट करता है, stable state of protein is called, जिसमें वो डेफिनेट अरेंजमेंट होता है, बिल्कुल एक्यूरेट होता है, the most stable state of protein is called native state, is called native state, native state या native form of protein, right, native state or form of protein, ठीक है। this nature of protein may change due to some external factors such as, भाई बॉडी में अगर पीएच चेंज हो रहा है तो कभी कभी स्किन चेंज होता है। पीएच, केमिकल रिएजेंट, कोई स्किन पे केमिकल गिर गया या हमारा केमिकल कंज्यूम किया अपन ने, कोई ठीक नहीं था जो केमिकल रिएजेंट, इवन टेम्परेचर से भी अगर बर्न हो जाता है तो, राइट ना, अगर टेम्परेचर में कभी कभी स्किन बर्न हो जाए तो फिर वो, राइट ना, अपना नेचर चेंज कर लेता है, एक्सेट्रा। दिस चेंज in nature of protein is called, change in nature of protein is called denaturation of protein, denaturation of protein, प्रोटीन का नेचर चेंज होता है। अब एग्जांपल की बात करें अगर अपन, तो अपन कहेंगे भाई denaturation ऑफ प्रोटीन में द कन्वर्जन ऑफ milk into curd, what denaturation of protein है, of milk into curd, है ना। फिर जैसे अगर स्किन बर्न्स हो गया, स्किन बर्न्स, फिर जैसे बॉइलिंग ऑफ एग, ठीक है ना, अगर एग को बॉइल करेंगे तो इट्स प्रोटीन विल चेंज,
नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, फिर अपन लिखते हैं। हो गया। द स्टेबल स्टेट ऑफ प्रोटीन है, जो प्रोटीन का सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट होता है ना, अपन उसको कहते हैं मोस्ट स्टेबल स्टेट ऑफ प्रोटीन, दैट इज कॉल्ड नेटिव प्रोटीन, है ना। लेकिन कभी कभी टेम्परेचर की वजह से या केमिकल रिएजेंट की वजह से या बॉडी में पीएच चेंज की वजह से अपने स्किन का नेचर चेंज हो जाता है। दिस चेंज इन नेचर ऑफ द स्किन ना, स्किन मतलब प्रोटीन, इज कॉल्ड द चेंज इन नेचर ऑफ प्रोटीन। तो चेंज इन नेचर को अपन डिनेचरेशन बोलते हैं। तो नॉट ओनली स्किन प्रोटीन है, मिल्क में जो प्रोटीन होता है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज ऑल्सो द चेंज इन नेचर ऑफ प्रोटीन। उसमें थोड़ा सा अपन लेमन डाल दें तब भी चेंज हो जाता है, दैट इज अ केमिकल फॉर्म। स्किन बर्न्स होते हैं, बॉइलिंग ऑफ एग होता है, लाइक दैट। कौन सा एसिड पी लें तो चेंज हो जाएगा। हाँ, तो अब जैसे अपन कुछ कुछ मेडिसिन भी होता है, काफी दिन तक अगर कोई यूज करता है तो भी स्किन का कलर चेंज हो जाता है, या कोई केमिकल रिएजेंट गिर जाए अपने ऊपर तो भी, है ना। आप अगर स्किन मतलब काफी दिन तक आप पूरा नींबू भी पीते रहो तब भी अपन मतलब स्किन जो है वो रैशेस आने शुरू हो जाते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा किसी का स्किन चेंज हो गया, लेप्रोसी वगैरह हो जाता है, तो वो सब चेंज इन नेचर ऑफ प्रोटीन्स ही तो है। और प्रोटीन्स अगर एक बार चेंज हो जाए तो उसको वापस सेट करना ऑलमोस्ट नामुमकिन होता है। सो अपन कर्ड को मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, स्किन बर्न्स आपके कुछ भी कर लो नहीं होते चेंज। बॉइलिंग ऑफ एग, अगर आपने बॉईल कर दिया एग को तो वापस एग में कन्वर्ट नहीं होगा, सो दे आर इरिवर्सिबल प्रोसेस, बॉइलिंग ऑफ एग, है ना, एक्सेट्रा। दिस इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस, है ना। अगर आपको स्किन चेंज हो गया, आपका लेप्रोसी वगैरह हो गया, तो फिर वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। एग को अगर अपन बॉईल करेंगे तो भी मतलब वी नो दैट कि भाई उसके प्रोटीन्स जो थे, जो नेटिव स्टेट के प्रोटीन थे एग में, अपन ने बॉईल करने के बाद एग में जो होता है दैट इज अ ग्लोबुलर प्रोटीन। तो वो ना ऐसे मतलब बॉईल करेंगे अपन तो वो सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसे ऐसे सॉलिड मास में कन्वर्ट, ऐसे सॉलिड मास में कन्वर्ट। एग को अगर अपन बॉईल करेंगे, अब बॉईल मतलब पानी में बॉईल करते हैं जैसे बॉइल्ड एग होता है वैसे बात कर रहा हूँ। हाँ, एग बॉईल भी होता है, नहीं पता तो मैं बताओ, बात होता है। सो ऑन, अगर अपन लिखें ऑन बॉइलिंग द एग, इट्स एंट्रोपी, क्या होगा, एंट्रोपी बढ़ेगा या कम होगा, इट्स एंट्रोपी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। अगर एग को बॉईल करोगे तो एंट्रोपी इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। So on boiling of egg, its entropy increases. इधर कितना पार्टिकल था, एक, कितने बनाए मैंने, एक से ज्यादा,
तो रैंडमनेस क्या हुआ, बढ़ गया। उसमें क्या हुआ ना, इसके प्रोटीन टूट गए, जो ऐसे ग्लोबुलर प्रोटीन थे ना, बड़े बड़े प्रोटीन्स चेन, वो टूट गए। जब वो सॉलिडिफाई होता है तो उसके प्रोटीन ब्रेक हो जाते हैं। जब उसके प्रोटीन ब्रेक होंगे तो उसकी एंट्रोपी बढ़ जाती है। अगर क्वेश्चन अपन बायोलॉजिकल फॉर्म में पूछेंगे तो आंसर भी अपन बायोलॉजिकल फॉर्म में ही देंगे। हाँ, लिक्विड टू सॉलिड, लेकिन नंबर्स तो बढ़ गए ना, नंबर्स तो बढ़ गए ना, रैंडमनेस तो बढ़ गया ना। उधर तो लिक्विड फॉर्म में था, लेकिन एक ही मतलब उसमें बड़े बड़े चेन्स थे ना। भाई अगर पार्टिकल बढ़ेंगे, डिसऑर्डरनेस बढ़ेगा ना, है ना, बिकॉज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स ब्रेक इनटू स्मॉलर यूनिट, है, breaks into smaller units। इसलिए एंट्रोपी बढ़ गई। ठीक है, पूछ सकते हैं इसमें तो पूछ ही सकते हैं। ठीक है, सो इसमें अब लास्ट में अपन एक लिख लेंगे टेस्ट ऑफ प्रोटीन्स। ये प्रोटीन्स आपका खत्म हो जाएगा। टेस्ट ऑफ प्रोटीन्स में अपन एक तो बाइयूरेट टेस्ट लिखते हैं, उसमें अपन प्रोटीन्स को रिएक्ट करेंगे विद कॉपर सल्फेट, वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स बनता है, दैट इज। हाँ तो सॉलिड मास लिखा है तो क्या होगा, हाँ तो मैंने कब कहा कि नहीं लिखा, लिखा ना, बट बायोलॉजिकल फॉर्म में है ना क्वेश्चन प्रोटीन का, तो अब प्रोटीन पढ़ रहे हैं ना, एग में तो बायोलॉजिकल फॉर्म है ना, वो तो बायोलॉजी के हिसाब से दूंगा ना आंसर, कोई फिजिकल स्टेट थोड़ी है। भाई अगर पानी है, हीट करोगे वेपराइज होगा, तो टूट जाएंगे ना पार्टिकल, छोटे छोटे में टूटेंगे तो एंट्रोपी बढ़ेगा ना, इसलिए रैंडमनेस बढ़ गया ना। तो सॉलिड मास लिखा ना मैंने, बट छोटे छोटे पार्टिकल दिख रहे हैं ना, इधर एक पार्टिकल था, इधर देखो चार बनाए मैंने, चार बनाए तो रैंडमनेस बढ़ेगा ना, फिर टूट गए ना पार्टिकल्स। और जब अपन एग को बॉईल करते हैं तो वो सॉलिड मास में तो कन्वर्ट होता है, तभी तो सब बता रहे थे ना कि डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि लिक्विड से वो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। जब एग जो होता है वो तो लिक्विड होता है सर, और फिर वो अपन कन्वर्ट कर रहे हैं सॉलिड में, तो एंट्रोपी तो बढ़नी चाहिए, एंट्रोपी तो कम होनी चाहिए, लेकिन आप तो बढ़ना बता रहे हो, रीजन क्योंकि वो बायोलॉजिकल फॉर्म में था, हमको आंसर भी वैसे ही देना है। प्रोटीन थे, प्रोटीन बाद में टूट गए, इसलिए बनने, कोई प्रॉब्लम। वो इसलिए तो पूछ सकते हैं एग्जाम में, क्योंकि सब एंट्रोपी में गड़बड़ कर देंगे इसमें मोस्ट ऑफ द बायोयूरेट टेस्ट है। अब लास्ट टाइम अपन ने टेस्ट लिखे थे कुछ, है अपन ने कार्बोहाइड्रेट्स के टेस्ट, मॉलिस टेस्ट लिखा था, मोलिबिडियम वाला टेस्ट लिखा था अपन ने, मतलब फिर राइट, दैट इज बारफोर्ड टेस्ट लिखा था, सेल्वेनॉफ टेस्ट लिखा था, तो इस टाइप से अपन ने कार्बोहाइड्रेट्स वाले टेस्ट लिखे थे। ये टेस्ट वाला पार्ट जो है ना, ये मेंस में काफी पूछते हैं, व्हाट इज बायोयूरेट टेस्ट, ऐसे नाइट्रोजन टेस्ट में तो पैराडीन, अपन पैराडीन सोल्यूशन ऑफ प्रोटीन ना, उसमें थोड़ा सा सोल्यूशन ऑफ प्रोटीन इन पैराडीन, उसमें अपन थोड़ा सा नाइट्रोजन ऐड करेंगे, विल गेट अ डीप ब्लू कलर, डीप ब्लू कलर, और धीरे धीरे वो वायलेट होना शुरू हो, वायलेट कलर इस टाइप से मिलेगा नाइट्रोजन टेस्ट। फिर अपन को ज़ेंथोप्रोटिक्स टेस्ट, ज़ेंथोप्रोटिक टेस्ट, ये तो सीधा सीधा है, प्रोटीन के सोल्यूशन में कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालते हैं, प्रोटीन सोल्यूशन, पानी में सोल्यूशन बनाओ, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालो, विल गेट अ येलो कलर सोल्यूशन। लेकिन सभी के सभी ना, जैसे बायोयूरेट टेस्ट, नाइट्रोजन टेस्ट, बिल्कुल ऐसे ही वो नाम से पूछ लेते हैं मेंस में, तो मेंस में कुछ भी कर सकते हैं, नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट,
नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट अपन ने और भी जगह पढ़ा हुआ है अपने नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। सो नाइट्रोप्रोसाइड में ये सभी के लिए नहीं होगा, प्रोटीन्स विद एसएच ग्रुप, क्योंकि अपन ने नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट सल्फर के लिए लगा। नहीं यार, अभी तक तो पढ़ा ही नहीं, एक्चुअली क्वालिटेटिव पढ़ लेते हैं ना अब तक, इसलिए ऐसे। चलो नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट बताया तो होगा यार, नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट पता नहीं, अभी तो मुझे नहीं लगता। गिव्स वॉयलेट ग्रुप कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना, लेकिन सिर्फ वो सिस्टीन और मीथियोनाइन ना, दो ही तो थे जिनमें सल्फर ग्रुप था, तो वो नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट दे सकता है। सो प्रोटीन विद एसएच ग्रुप कैन गिव नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, बट जिसमें एसएच ग्रुप है और वो सिर्फ सिस्टीन था। जिसमें सल्फर होता है, एसएच होता है, ठीक है ना। सल्फर तो मीथियोनाइन में भी होता है, लेकिन उसमें एसएच नहीं होता। ये ऐसे होता है मीथियोनाइन में, और एसएच होता है सिस्टीन में। तो ये तो नहीं दे पाएगा क्योंकि एसएच होना कंपलसरी है, तो नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट अपन निकाल सकते हैं। फिफ्थ अपन लिख सकते हैं, दैट इज माइलोन्स टेस्ट। माइलोन्स टेस्ट में प्रोटीन विद फिनोलिक ग्रुप, ऐसे भी प्रोटीन होंगे जिनमें फिनोलिक ग्रुप होगा, जिनमें फिनॉल होगा, तो उनको अगर अपन रिएक्ट करेंगे विद कंसंट्रेटेड HNO3, with concentrated HNO3 and mercury, they will give us red color solution. इसलिए अपने लिए ये इंपॉर्टेंट होगा। इनमें दोनों में लिमिटेशंस है, क्योंकि ये तो अपन काफी जगह इनऑर्गेनिक में और भी पढ़ेंगे। माइलोन्स टेस्ट भी मतलब इसके अलावा और नहीं पढ़ेंगे अपन। सो माइलोन्स टेस्ट अगर बोलेंगे तो अपन बता देंगे, और एक होता है हॉपकिंस टेस्ट। किसी को कुछ पूछना है क्या? और मैं रिएक्शन क्या है? नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट है, और क्या सल्फर का रिएक्शन की जरूरत ही नहीं है, तो रिएक्शन बताऊंगा ही बताऊंगा। ब्रैकेट में सिस्टीन लिखा ना, एसएच ग्रुप सिस्टीन में ही होता है, एसएच ग्रुप सिस्टीन में ही होता है। सो हॉपकिंस टेस्ट, ये भी इजी होता है। 10 प्रोटीन का सोल्यूशन ले लेंगे, 10 कॉन्सेंट्रेटेड H2O सल्फर, तो वायलेट कलर, ब्लूइश वायलेट कलर है। इस फॉर्म ये बनेगा ब्लूइश वायलेट कलर। These are the test of proteins. तो इसमें अपन मतलब मेनली अगर अपन देखें तो ये वाले चार तो अपन को अच्छे से पता होना ही चाहिए, है ना, चार तो अपन को अच्छे से पता होना ही चाहिए। तो दीज आर द टेस्ट ऑफ प्रोटीन्स। उनके अलावा आप कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट भी याद रखो, कार्बोहाइड्रेट के टेस्ट अपन ने पढ़े हुए। और कोई डाउट है तो बोलो, क्या चाहिए? हाँ जी भाई, तो अपन मतलब अब लिख लो, फिर अपन नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मतलब अपन फिर नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देख लो आप, लिख लो। नाइट्रोप्रोसाइड में एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बताया, मतलब एसएच ग्रुप होना चाहिए, दैट्स ऑल। नाइट्रोप्रोसाइड में अपन ने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं बताया। एक्स्ट्रा अगर कुछ बताना है
क्योंकि नाइट्रोप्रोसाइड का टेस्ट सल्फर के साथ भी होगा, नाइट्रोप्रोसाइड का साथ टेस्ट एसीटोन के साथ भी होता है, रेड कलर देगा, और फिनॉल भी देता है, वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स। अपन रुकेंगे अभी, मतलब नाइट्रोप्रोसाइड जब लास्ट में मैं पढ़ाऊंगा ना क्वालिटेटिव, तब वहां पर कंपाइल भी कर, ठीक है। लेकिन बाकी दोनों में ना, इनमें देयर इज अ लिमिटेशन। ये होगा तो नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट होगा, ये होगा तो ही माइलोम्स टेस्ट होगा, वो लिमिटेशन। बाकी सब में प्रोटीन का कोई लिमिटेशन, प्रोटीन प्लस कॉपर सल्फेट वायलेट कलर, प्रोटीन प्लस नाइट्रोजन वायलेट कलर, प्रोटीन प्लस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO, ये कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 येलो कलर, और H2SO4 है तो ब्लूइश वायलेट कलर हो गया। अब थोड़ा सा पार्ट अपन डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड्स का। न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स में अपन को ज्यादा नहीं पढ़ना होता, दे आर रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स आर formed by न्यूक्लियोसाइड्स। न्यूक्लियोसाइड्स जो होते हैं उसमें शुगर होता है और बेसिस होता है एंड फॉस्फेट, ये न्यूक्लियोटाइड्स। तो अपन एक काम करते हैं, एक न्यूक्लियोसाइड टाइड बना लेते हैं, और रिपीटिंग यूनिट जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड्स होता है, न्यूक्लिक एसिड्स। तो एक काम करते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए मुझे शुगर चाहिए, और मुझे फॉस्फेटाइड चाहिए। तो अपन लिख सकते हैं दैट इज अ फॉस्फेटाइड, और मुझे फॉस्फेटाइड चाहिए। अटैच्ड एट C3 और C5 पोजीशन इन शुगर। फॉस्फेट को बस उतना ही लिखूंगा, बाकी स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फेट बनाना मुझे जरूरी नहीं है। शुगर दो टाइप्स होते हैं, एक राइबोज होता है और दूसरा डीऑक्सीराइबोज। ये दो शुगर हो गए, बाकी अपन को बेसिस लिखना होता है। बेसिस दो टाइप्स हो गए, एक प्योराइंस होता है और दूसरा प्राइमेडाइंस होता है, दो बेसिस। राइबोज शुगर लिखूंगा तो इट विल बी लाइक दिस। राइबोज शुगर। और डीऑक्सीराइबोज लिखूंगा तो राइबोज में कार्बन एटम 5 हो गए, 1 2 3 4, इधर इधर मुझे CH2H लिखना है, CH2H। और डीऑक्सीराइबोज शुगर होगा तो ऐसे होगा, दिस इज डीऑक्सीराइबोज। ये डीऑक्सीराइबोज शुगर।
कार्बन 2 है, 1 है, कार्बन 2 है, कार्बन 3 है, कार्बन 4, कार्बन 5, 1 2 3 4 और ये कार्बन 5। आपने इसमें ना इसमें ऑक्सीजन नहीं है, नो ऑक्सीजन एटम, इसलिए अपन ने उसको लिखा डीऑक्सी, एक ऑक्सीजन नहीं है। और राइबोस है, ये डीऑक्सी राइबोस है। अब अपन बेसिस की बात करते हैं। बेसिस आर attached in sugars at C1 position. You know that what is C5, C3? मतलब आप पोजीशन की बात कर रहे हैं, C5, C3, like that we write. प्यूराइंस मतलब ऐसे होंगे कि भाई आप एक बार स्ट्रक्चर देख लो, पहले मैं उनका एक जैसे इन जनरल एक स्केलेटल बनता है उस टाइप से बना लेते हैं। ये है प्यूराइंस। ये मतलब प्यूराइंस तो एडेनाइन, ग्यूनाइन इस टाइप से होता है। प्राइमेडाइंस, थाइमाइन, यूरासिल, राइट ना, तो उस टाइप से होंगे। देर आर जनरली साइटोसाइन ऐसे। तो अपन ऐसे देख लेते हैं, इसमें इसका एक स्केलेटल बना लेते हैं अपन, जैसे इसमें बनाया। अब इसमें थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो डिफरेंट, जैसे इसमें बनाएंगे अपन तो एडेनाइन बनता है, अपन इसको ए से डिनोट करेंगे। ग्यूनाइन बनाएंगे अपन जी से अपन डिनोट करते हैं। ऐसे इसमें अब जैसे एडेनाइन बनाना है मुझे, तो इधर NH2 लगा दूंगा तो एडेनाइन, एडेनाइन हो गया। ऐसे ही इसमें एक कार्बन स्केलेटल टाइप बना लेते हैं अपन, तो बड़ा इजी। ये वाला पार्ट मत बनाओ, तो प्राइमेडाइंस हो गया। तो बेसिस में प्यूराइंस होते हैं, प्राइमेडाइंस होते हैं, इधर CTU लिख लेते हैं अपन। तो ये जो होता है, जो अपन लिखते हैं, साइटोसाइन होता है। ये थाइमाइन होगा और ये यूरासिल होता है। अब ब्रैकेट उसमें लगाना चाहिए, अपन इसमें लगा रहे हैं, कोई बात नहीं, चलेगा। क्योंकि वो अपन मेनली इनको पढ़ेंगे, ये अल्फाबेट जो है ना, इनको पढ़ेंगे। यूरासिल, ये अब इनके स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं, जैसे एडेनाइन के स्ट्रक्चर लिखना है और इनके स्ट्रक्चर लिखना है तो स्ट्रक्चर लिख भी सकते हैं। अब इसी पार्ट में अपन थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऐसे बना लेते हैं, फिर दूसरे पेज पे देखेंगे अगर अपन को और कुछ बनाना है तो। ये वाला ध्यान रखना पार्ट, ये पोजीशंस को ध्यान रखना और ये पोजीशंस को ध्यान रखना, इनके स्ट्रक्चर्स को ध्यान रखना। किस कार्बन एटम पे ऑक्सीजन हटाया तो डीऑक्सी बना। एडेनाइन ग्यूनाइन तो अपन यही बना देते हैं। एडेनाइन इज लाइक दिस। वैसे स्कूल में भी बनाने के लिए नहीं आता, बस इनके बारे में पूछेंगे। ये एडेनाइन और ग्यूनाइन बनाना है तो मैं ऐसे कर लूंगा। NH2 लिखा है ऐसा। और ये बन गया अपने पास ग्यूनाइन है।
अब मैं साइटोसाइन बना लेते हैं और यूरेसिल वगैरह बना लेते हैं। तो अगर अपन साइटोसाइन बनाएंगे तो साइटोसाइन विल बी, पहले ये बना लेते हैं अपन और एक अपन ऐसे बना लेते हैं। अब देखो पहले मैं मतलब इतना ही बना के रखता हूँ बस, ताकि थोड़ा थोड़ा याद रहे यार कि मतलब कैसे बनाना है करना। देखो ये बना दिया है ना। देखो अगर यूरोसिल बनाना है ना मुझे, तो मैं इधर भी डबल बॉन्ड बनाऊंगा और इधर भी डबल बॉन्ड बनाऊंगा, मतलब दोनों, एक नाइट्रोजन ये वाला है ना, इसके बीच में इधर भी डबल बॉन्ड इधर भी डबल बॉन्ड, और ऐसे बनाओगे तो मुझे एक डबल बॉन्ड यहाँ बचेगा, बाकी इसके पास एक हाइड्रोजन होगा, इसके पास एक हाइड्रोजन। और अगर मुझे साइटोसाइन बनाना है मतलब ऐसे, तो अपन एक NH2 बन गया साइटोसाइन। साइटोसाइन तो एक हाइड्रोजन ले लेते हैं इधर और इधर। ये सी है आपका, ये भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख रहा हूँ मैं, इसलिए ऐसे थोड़ा सा वैसे कर रहा हूँ। ये इधर से थाइमाइन और यूरोसिल में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। थाइमाइन और यूरोसिल में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। बस CH3 का डिफरेंस होता है, इधर CH3 लगाओगे तो थाइमाइन हो गया इधर, मतलब इनमें से कौन कौन एरोमेटिक हैं, इनमें से कितने हैं जो एरोमेटिक हो सकते हैं? कि इनमें से कौन कौन है जो एरोमेटिक हो सकते हैं? इनमें से कौन कौन है जो एरोमेटिक हो सकते हैं? कौन कौन है जो एरोमेटिक हो सकते हैं? ये वाला तो एरोमेटिक हो सकता है, ठीक है। इनमें से कौन कौन है जो एरोमेटिक हो सकते हैं? अगर इनमें से कोई ऐसा है जो एरोमेटिक नहीं है तो गलत है। अगर इनमें से कोई ऐसा है, प्यूराइंस, प्राइमडाइंस, ड्यूनाइन, एडेनाइन, थाइमाइन, इन सब में से कोई ऐसा है जो मतलब एरोमेटिक नहीं है, तो वो गलत है। सभी इनको टॉटोमराइज करूंगा ना, ये अपने आप ही टॉटोमराइज हो जाएगा, एरोमेटिक बनेंगे ना। चलो ठीक है, अब अपन देखते हैं कैसे अपन को बता, अब क्या बता रहे हैं इसमें। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, ठीक है। ये सब एरोमेटिक है। मैं एक शुगर लिख लेता हूँ, मैंने एक शुगर डीऑक्सीराइबोस ले लेता हूँ, और मैं इसको फॉस्फेट मॉलिक्यूल से अटैच कर देता हूँ। मैं इसको फॉस्फेट मॉलिक्यूल से अटैच कर लेता हूँ। इसमें और भी फॉस्फेट मॉलिक्यूल लगा सकता हूँ। मैं इसमें और भी फॉस्फेट मॉलिक्यूल लगा सकता हूँ, एंड सो और भी मतलब आपकी मर्जी। इधर भी मैं बेस लगा सकता हूँ,
मैंने यहाँ भी लगा सकता हूँ फॉस्फेट को, मैं यहाँ पर बेस लगा देता हूँ, मैं यहाँ पर एडेनाइन लगा देता हूँ, ये एडेनाइन है। और मैं इसमें वाटर हटाता हूँ, मैंने इससे वाटर हटा दिया, इसको इससे अटैच कर दिया है C5 से। आपने कहा था बेस जो है वो C1 से अटैच होता है और C5 से या C3 से फॉस्फेट अटैच होता है। वाटर हटा, तो वाटर हटाऊंगा तो मुझे ऐसे मिल जाएगा फॉस्फेट। ये बनाने की जरूरत नहीं है अपन को वापस से, मैं तो बस अपने लिए अपन थोड़ा सा ऐसे देख लें ताकि अपन को थोड़ा सा पता रहे कि आप क्या बता रहे हैं। अपन यहाँ पर सिर्फ ये देखेंगे कि आप क्या बता रहे हैं। जो बनेगा वो अपन को ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब अगर अपन देखेंगे ना, तो अपन ने यहाँ पर जो यूज किया ना, ये अपन ने यूज किया था एडेनाइन, यहाँ अपन ने डीऑक्सीराइबोस, और यहाँ पर 3 फॉस्फेट। अगर 2 फॉस्फेट भी यूज कर सकता हूँ, तो मैं तो स्ट्रक्चर बना रहा था पीटीपी का। 2 फॉस्फेट लेता तो डाई फॉस्फेट होता, और 3 फॉस्फेट है तो ट्राई फॉस्फेट होता है। Now this will be attached with other sugar molecule at C3. This is adenine triphosphate. और डीऑक्सीराइबोस होगा तो ये डीएनए का स्ट्रक्चर होगा। This is one of the nucleotides. एक न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियोटाइड बनाया तो इसका रिपीटिंग यूनिट बनाऊंगा तो न्यूक्लिक एसिड बनेगा। अब अपन से क्या पूछेंगे कि भाई इसमें आप देखोगे तो दिस इज अ फॉस्फो एनाइड्राइड बॉन्ड, ये भी फॉस्फो एनाइड्राइड है लेकिन ये फॉस्फो एस्टर बॉन्ड है। एस्टर क्यों? कार्बन से रिप्लेस करो ना, C डबल बॉन्ड O और फिर कार्बन। एनाइड्राइड क्यों? इसको कार्बन से रिप्लेस करो तो C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O, दैट इज कॉल्ड एनाइड्राइड। अगर ट्राइफॉस्फेट है तो उसमें 2 फॉस्फोएनाइड्राइड बॉन्ड होंगे, और अगर डाइफॉस्फेट होता तो 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल होते, एक फॉस्फोएस्टर और एक फॉस्फोएनाइड्राइड बॉन्ड। डीएनए आरएनए में यही डिफरेंस होता है। इसमें डीऑक्सीराइबोस शुगर होता है, और इसमें राइबोस शुगर होता है। इसमें जो बेसिस यूज होता है आर, वो होता है साइटोसाइन, एडेनाइन, ग्यूनाइन एंड थाइमाइन। और इसमें जो बेसिस यूज होते हैं, एक ही डिफरेंस होता है, ये टी होता है, ये यू होता है। इसको अपन यूज करते हैं जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए। जो डीएनए होता है उसको जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए होता है। तो कभी किसी का डीएनए मैच नहीं हो सकता, मतलब वो रिपीटिशन नहीं हो सकता। वो 4 फादर्स, अगर कोई मतलब मेरा डीएनए मेरे ही रहेगा, आपका डीएनए आपका ही रहेगा, बस आपके 4 फादर्स से आता रहेगा, लेकिन और वो चेंज नहीं कर सकते। फिंगरप्रिंट तो अपन चेंज भी कर सकते हैं, डीएनए कोई चेंज नहीं कर सकता। जेनेटिक इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन इफ आप फिंगरप्रिंट तो चेंज कर सकते हो, डीएनए चेंज नहीं कर सकते।
in any condition for मतलब repairing of nucleus in cells. ये डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल होता है, डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल होता है, ये सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल होता है, ये सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल। वो डबल स्ट्रैंड बनाते हैं ना, उसी को अपन जेनेटिक कोडिंग बोलते हैं। बताता हूँ व्हाट इज जेनेटिक कोडिंग। इसमें तो कुछ भी उसको लिख लेंगे, डीएनए आरएनए बताता हूँ। नेक्स्ट पेज पे चलो। तो अपन डीएनए है, इट इज अ डबल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल। डबल स्ट्रैंड मेड ऑफ बेसिस, वो कैविटी होता है ना, ओपन कैविटी लिखेंगे। तो मेरे पास ये बेसिस है in which C is coded with G and A is coded with T. इसमें by 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स और इसमें by 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो आप ऐसे स्ट्रैंड लिख लो। अब स्ट्रैंड 1 ना जो होता है ना, उसमें आप ये बेसिस का कोई भी ऑर्डर लिख लो, आपकी मर्जी। कभी भी 2 ह्यूमन बींग्स में ये सेम नहीं होता। आपकी मर्जी। लेकिन स्ट्रैंड 2 में आपको ये कोडिंग करनी पड़ेगी। कैसे? भाई सी के साथ हमेशा जी की कोडिंग होगी और जी के साथ हमेशा सी की कोडिंग होगी, वो भी 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। ये हाइड्रोजन बॉन्ड रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड, मतलब सी और जी में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और ए और टी में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो ए टी के साथ कोडिंग होगा, जी का सी के साथ कोडिंग होगा, दिस इज कॉल्ड कोडिंग। इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। जी और सी में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, ए और टी में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होता है। दिस इज कॉल्ड डीएनए कोडिंग। ये कभी भी 2 ह्यूमन बींग्स में सेम नहीं होता, वही डीएनए स्ट्रक्चर होता है। ये कभी भी 2 ह्यूमन बींग्स में सेम हो ही नहीं सकता। दिस इज डीएनए कोडिंग। जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल है, उसमें कोई भी स्ट्रैंड 1 लिख लो आप। तो आप उसको मतलब कोई भी आप, बस आपको आपकी मर्जी, वो एक ही स्ट्रैंड होता है तो उसमें ऐसा कुछ नहीं। डीएनए का टेंडेंसी होता है वो अपने डुप्लीकेट भी बना लेता है, मतलब ये ब्रेक करके ये सारे के सारे बॉडी में अपने आप बनते हैं, तो ये वापस दूसरे सी के साथ चला जाएगा, वो दूसरे जी के साथ चला जाएगा। तो डीएनए का नेचर होता है कि वो अपना डुप्लीकेट बना लेता है, उसको कहते हैं रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। यू इज यूरासेल ना, बताया तो बेसिस ना। क्या यू या जो भी आपको करना है, ये जी लिखा था ना अपन ने, ये था ना अपने पास यूरोसेल। तो दैट इज अ सिंगल एंड डबल स्ट्रैंड, ठीक है ना। तो दैट इज हाउ वी कैन राइट द स्ट्रैंड्स, ठीक है भाई। अब डीएनए हैज टेंडेंसी टू डुप्लीकेट इटसेल्फ,
molecule has tendency to make its right now duplicate. This is called a replication process. Of DNA. अब ये बताने की जरूरत नहीं है अपन को कि भाई जितने मतलब C होंगे उतने ही G होंगे या जितने A होंगे उतने ही T होंगे, और इसको अपन मतलब ऐसे कर देंगे और भी अच्छा होगा, तो अपन उसका रूल भी बोल पाएंगे भाई C+T इज इक्वल टू A+G। हाँ ऑब्वियसली बात है, जितने T होंगे उतने A होंगे, जितने G होंगे उतने C होंगे, वो 1 तो आएगा ही। इसको कहते हैं अपन चारगॉफ रूल। अब रूल क्या है, भाई जितने C हैं उतने G तो होंगे ही होंगे, और जितने A हैं उतने T भी होंगे, ऑब्वियसली बात है, तो रेशियो तो 1 आएगा ही आएगा। दैट इज कॉल्ड चारगॉफ रूल। इतना काफी है, खत्म। बायोमोलिक्यूल्स खत्म हो गया, तो नेक्स्ट क्लास में अपन मैंने आपसे कहा था कि भाई एनसीईआरटी का एक्सरसाइज आप करके रखो, थ्योरी पर एनसीईआरटी मतलब पढ़ के रखो, और नोट्स एल्काइल हैलाइड्स, एराइल हैलाइड्स, एल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर्स, पहले एनसीईआरटी से अपन डिस्कस कर लेंगे, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और फिर उसके बाद आप शीट सॉल्व करो। शीट भी सॉल्व कर दिया, थोड़ा क्वेश्चंस करने का प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक। तो नेक्स्ट क्लास में जल्दी रखूंगा। शीट हो गई है, तो फिर शीट हो गया तो अपन शीट को डिस्कस कर लेंगे, तो नेक्स्ट क्लास में कल भी रख सकता हूँ, शीट भी कर लेंगे। नहीं एनसीईआरटी में स्कूल के हिसाब से भी बन रहा था, स्कूल के हिसाब से अभी टर्म 1 आने वाला है, टर्म 1 के हिसाब से भी बन रहा था, वो भी कर लो, शीट भी करना, ठीक है। तो मैं बोर्ड क्लासेस करके लगा देता हूँ एनसीईआरटी के डिस्कशन के, बोर्ड क्लासेस फॉर एनसीईआरटी का डिस्कशन ना, तो मैं एनसीईआरटी ऐसे ही शेयर करके डिस्कस करूंगा। नहीं आर वाले मतलब बस हो गया, आर वालों का, आर वाले अब अपने बैच को ही मतलब ज्वाइन करके रखे, बस हो गया तुम्हारा। आर वालों को मतलब अभी नहीं भेजूंगा, ठीक है। तो चलो भाई, जब भी क्लास होगा तो अपन उसमें कर लेंगे क्लास में, देखते हैं। मैंने टाइम टेबल देखा नहीं अभी, ये टाइम टेबल में भी पता नहीं सुबह थी फिर शाम को कर दिया, ऐसा कुछ हुआ, अभी देखते हैं अपन। हाँ आपको रिवाइज करना है, एल्काइल हैलाइड्स, एराइल हैलाइड्स, एल्कोहल्स, फिनोल, ईथर्स, एनसीईआरटी से और मेरे नोट्स से आपको रिवाइज करके रखना है, ठीक है। चलो भाई, हो गया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सेव कर लिया, हाँ तो कर लिया, पिछले वाले भी किया है, पता मैंने भेजा नहीं है, वो भेजा नहीं है, लेकिन पिछले वाले भी किया है मैंने, अभी भेजता हूँ थोड़ी देर में, दोनों ही भेज देता हूँ। ये ऐसा हो मुश्किल है कि मतलब नहीं करूंगा मैं, सेव सेव तो कर ही लेता हूँ। चलो ठीक है, अभी कर देंगे हैं? तो मैं भेजता हूँ, मैं क्लास बता देता हूँ कब डिस्कस करेंगे, टाइम टेबल देता हूँ। चल भाई, ओके चलो भाई।